हाय गाइस, इस लेक्चर में मैं पावर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन डील करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द कंडक्टर वॉल्यूम व्हेन द वोल्टेज ऑफ द ट्रांसमिशन इज इंक्रीज्ड। कंडक्टर के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज करते हैं या ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा था कि ये इंक्रीज होगा, डज नॉट चेंज होगा, डिक्रीज होगा, इट इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज होता है। तो इसमें क्या कहता है कि वोल्टेज ट्रांसमिशन इंक्रीज, तो अगर वोल्टेज का ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बट ये रिलेशन आया कहाँ से, इसको भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। हम जानते हैं कि जो पावर होती है वी आई कॉस फाई, ठीक है। और पावर लॉस, ठीक है, पावर लॉस होती है आई स्क्वायर आर होती है, जहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है रो एल बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पी एल को क्या लिख सकते हैं? पी एल बराबर यहाँ से आई आई यहाँ से निकाल लेंगे तो आई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? पी अपान वी कॉस फाई। तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा पी अपान वी कॉस फाई होल स्क्वायर इंटू आर, और आर की जगह रो एल बाई ए पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा पी एल इक्वल टू पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो एल बाई ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको निकाल लेंगे, तो यहाँ से ए निकाल लेंगे तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी एल नीचे आ जाएगा और ये हो गया वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इंटू रो इंटू एल, ठीक है। अब देखिए हमको बताना है वॉल्यूम, हमको बताना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया ये है आपका पी स्क्वायर रो इंटू एल बाई पी एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई इंटू एल। तो देख लीजिए वॉल्यूम और वोल्टेज में क्या रिलेशन यहाँ से आ रहा है। तो जो वॉल्यूम है वो क्या आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो इसलिए यहाँ पे अगर वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ ए थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन इज। तो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड ऑफ थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन 10 kV पर फेज एंड 9.5 kV पर फेज। तो ये पर फेज वोल्टेज है। तो ये कितने है? सेंडिंग एंड 10 kV और ये कितना है? 9.5 kV। यहाँ पे मैं पर फेज लिख रहा हूँ वोल्टेज क्योंकि इसमें पर फेज वोल्टेज दिया है। द रेजिस्टेंस ड्रॉप इज, रेजिस्टेंस ड्रॉप का मतलब क्या है? आई आर इंटू आर, यही तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। इज 150 वोल्ट पर फेज एंड रिसीविंग इन पावर फैक्टर cos phi r, रिसीविंग इन पावर फैक्टर 0.8 दिया है, देन सेंडिंग इन पावर फैक्टर कितना होगा? cos phi s कितना होगा? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये फेजर के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए बेसिकली ये एक आरएल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन है, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसका सेंडिंग एंड वोल्टेज सपोज वीएस है और सेंडिंग एंड करंट आईएस है, और सपोज करिए सेंडिंग एंड का एंगल थीटा एस है और यहाँ पे ये रिसीविंग वोल्टेज वी आर है विद रिस्पेक्ट, और यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड है और इस लोड का क्वेश्चन में पावर फैक्टर दिया है 0.8, ठीक है, 0.8। अब देखिए 0.8 दिया है, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर होगा। तो ये हमसे कॉस थीटा एस पूछ रहा है, तो ये फेजर के थ्रू हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपका हो गया वी एस, सॉरी वी आर हो गया, ये आपका वी आर हो गया और लैगिंग है
तो इसका मतलब आपका जो आई आर होगा, आई आर आपका यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, ये हो गया आपका आई आर। तो उस हिसाब से आपका यहाँ से आई आर इंटू आर इधर आएगा, ये हो गया आपका आई आर इंटू आर, ये आपका है आई आर इंटू आर, और आपका ये इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका जे आई आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये फिगर मैं कैसे बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम केवीएल लिखेंगे तो ये होगा वी एस बार इक्वल टू वी आर बार प्लस जे आई आर प्लस जे एक्स बार। तो देखिए ये वी आर हो गया प्लस आई आर हो गया, फिर ये जे एक्स हो गया, और ये किसके बराबर है, वी एस के। तो इसको इक्वेट कर देंगे वी एस के बराबर, तो ये हो गया आपका वी एस। ठीक है, ये हो गया आपका वी एस। तो ये आपका एंगल है फाई आर एज पर गिवन क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से इसको इससे मिला देंगे, ये। ठीक है, अब देखिए एंगल थीटा एस क्या होता है, इनपुट पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन दी सप्लाई करंट एंड सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए यहाँ पे आई आर अगर करंट फ्लो रही है तो सेम आई एस करंट इसी लाइन के थ्रू फ्लो होगी, इसका मतलब आई आर इक्वल टू क्या होगा, आई एस होगा। आई आर और आई एस क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, इसका मतलब आपका आई एस यहाँ पे आएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल होगा वो होगा इनपुट पावर फैक्टर एंगल थीटा एस। ठीक है, तो अगर देखिए ये जो होगा इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, आई आर इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, आई आर इंटू आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, अगर ये वी आर है और यहाँ से ये एंगल कितना बना था, फाई आर बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वी आर कॉस फाई आर। ठीक है, अब यहाँ इसका मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, वी एस है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा एस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हम अब वो रिलेशन लगा देंगे, तो यहाँ से कॉस थीटा एस वही हमको बताना है, कॉस थीटा एस बराबर ये हो जाएगा वी आर कॉस फाइव प्लस आई आर वी आर कॉस फाइव प्लस आई आर इंटू आर डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण कितना है आपका वी एस है, तो यही आपको बताना है कॉस थीटा एस। तो यहाँ से देख लीजिए वी आर रिसीविंग इन वोल्टेज आपका क्वेश्चन में 9.5 दिया है, केवी 9.5 केवी। ठीक है, तो मैं सबको केवी में रख रहा हूँ, और यहाँ पे कॉस फाइव की वैल्यू है 0.8, ये हो गया 0.8 प्लस आई आर इंटू आर, ये भी देखिए केवी में वोल्ट में दिया है, तो इसको केवी में कन्वर्ट करेंगे तो 150/1000 से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, केवी पर फेज हो जाएगा, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.15 केवी पर फेज। तो यहाँ पे हम ये 0.15 रख देंगे डिवाइड बाई वी एस, और वी एस की वैल्यू 10 दी है, 10 केवी पर फेज। तो देख लीजिए ये 9.5 इंटू 0.8 करेंगे तो 8×5 = 40, और 4 बचा 8×9 = 72, 4×76, दो स्थान पे दशमलव, 7.6 हो गया, और ये 0.15 डिवाइड बाई 10, तो इनको ऐड कर लीजिए 7.6.15, तो ये 5 6 1 7 और 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7.75, 7.75 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ गया 0.775 लैगिंग। लैगिंग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सोर्स करंट है इस वी एस से क्या कर रहा है, थीटा एस एंगल लैग कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.775 लैगिंग। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the volume of the conductor material required in a single phase two wire system with midpoint earth is x times that required in DC two wire system, then x is equal to। अगर आपने, मैंने अभी 2 दिन पहले एक लेक्चर पावर सिस्टम पे अपलोड किया था, तो उससे रिलेटेड मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट डील किया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे भी इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है,
तो देखिए क्या कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर विद मिड पॉइंट अर्थ, ठीक है, विद मिड पॉइंट अर्थ विद रिस्पेक्ट टू डीसी टू वायर सिस्टम। तो ये मिड पॉइंट अर्थ वाले केस से विद रिस्पेक्ट टू डीसी टू वायर सिस्टम में क्या वॉल्यूम होगा, वो दिया है एक्स, ठीक है, और इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो देखिए डीसी टू वायर सिस्टम में मैंने ये डिस्कस किया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा देखिए क्या करना होगा कि जो जैसे डीसी टू वायर सिस्टम है, तो हमको पहले केस में इस टू वायर सिस्टम का लॉस निकालना होगा, और फिर ये विद मिड पॉइंट अर्थ का भी लॉस निकालना होगा, PL2 निकालना होगा, और दोनों को इक्वेट करना होगा। यहाँ से हमको रेजिस्टेंस R1 R2 में रिलेशन आएगा, फिर वहां से हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जब एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे डीसी टू वायर सिस्टम था, तो ऐसा सपोज ये डीसी सप्लाई V है और करंट I1 है, ठीक है, ये लोड है, तो यहाँ से जो पावर होगी वो होगी V इंटू I1। ये डीसी टू वायर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाई V। तो सपोज करिए ये वायर 1 का रेजिस्टेंस R1 है, लेंथ L है और एरिया A1 है। सिमिलरली जो रिटर्निंग वायर है, ये वाला रिटर्निंग वायर, ठीक है, उसका भी लेंथ R1, रेजिस्टेंस R1, लेंथ L1, लेंथ L, दोनों केस में हमको लेंथ सेम कंसिडर करते हैं इसमें, और एरिया A1 है। उस हिसाब से जो लाइन लॉस PL1 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू टू आर वन इंटू टू आर वन, तो आई की वैल्यू यहाँ से P बाई वी होल स्क्वायर इंटू 2R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये PL1 हो गया। अब कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल रिक्वायर्ड इन ए सिंगल फेज टू वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ। अब देखिए इसमें आंसर सब कॉस फाई है, इसका मतलब जो मिड पॉइंट अर्थिंग हुई है वो AC सिस्टम है, विद रिस्पेक्ट टू DC सिस्टम बताना है। तो इसका मतलब ये एक दो DC वोल्टेजेस, AC वोल्टेजेस हैं, जिनका मिड पॉइंट क्या है, अर्थ है, और इससे लोड कनेक्टेड है, इससे लोड कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब सपोज कर लीजिए कि अब ये V जो है मैक्सिमम वोल्टेज है, V मैक्सिमम वोल्टेज है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम यहाँ पे जो वोल्टेज लेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज वो होगा V बाई रूट टू और V बाई रूट टू, ठीक है, और ये लोड था, ठीक है। तो जब इस हिसाब से अगर वोल्टेज को हम विद लाइन टू न्यूट्रल, फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज लेंगे, ठीक है, या बोले तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज लेंगे, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इस केस के लिए आया था, आई थिंक वो आया था 1/2 cos स्क्वायर फाई आया था, या बोले तो 0.5/cos स्क्वायर फाई आया था, जो कि इस ऑप्शन में मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाइड नहीं किया है कि जो वोल्टेज लिया गया है, लाइन टू अर्थ लिया गया या लाइन टू लाइन लिया गया है। इस तो अगर लाइन टू अर्थ लिया गया होता तो 0.5/cos स्क्वायर फाई आता, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। बट इसमें कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में जो वोल्टेज हम लेंगे, वो इसमें यहाँ से ये पूरा लाइन टू लाइन वोल्टेज वो होगा V/√2, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन सपोज करिए करंट I2 है, ठीक है, और ये जो वायर है, ये ट्रांसमिटिंग वायर और रिटर्निंग वायर, सपोज कर लीजिए इसका रेजिस्टेंस R2 है, लेंथ L है और एरिया A2 है। सिमिलरली जो रिटर्निंग वायर है, उसका भी रेजिस्टेंस R2 है, लेंथ L है और एरिया A2 है। तो यहाँ से जो पावर ट्रांसमिट होगी AC सिस्टम में, वो होगी P इक्वल टू V/√2, दैट इज RMS वोल्टेज, RMS करंट इंटू cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 इंटू P डिवाइडेड बाई V cos फाई, ठीक है, V cos फाई। तो यहाँ से आप लॉस निकाल सकते हैं PL2 केस 2 में, तो ये होगा I2 RMS स्क्वायर इंटू 2R2। तो यहाँ से PL2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2P/V cos फाई इंटू 2 इंटू R2, और ये इसका क्या है, I2 का स्क्वायर है।
तो हम हमेशा इस दो सिस्टम का कंपैरिजन करने के लिए उनके लॉसेस को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से PL1 कितना आया है, P/V होल स्क्वायर इंटू 2R1 इक्वल टू √2/P V cos phi होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू R2। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, P/V से P/V का होल स्क्वायर कट गया। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए R1 बचा इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और नीचे cos स्क्वायर 5 इंटू R2 होगा। तो यहाँ से आपका R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2/cos स्क्वायर 5। और हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, A2/A1 हो जाएगा, ठीक है। A2/A1 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो वॉल्यूम ऑफ ये AC सिस्टम है विद मिड पॉइंट अर्थ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ DC इज x। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। सपोज तो केस 2 में हमने एरिया A2 लिया है और ये लेंथ L है, और डिवाइडेड बाई इस DC सिस्टम के लिए एरिया हमने A1 लिया है और लेंथ सेम कंसिडर होता है दोनों केस में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, A2/A1, और A2/A1 की वैल्यू यहाँ से क्या है, 2/cos स्क्वायर 5। तो हमसे ये x की वैल्यू पूछा था, तो उस हिसाब से x की वैल्यू देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ई ऑप्शन, ये वाला लास्ट का 2/cos स्क्वायर 5 होगा। तो ये देखिए CGPSC में पूछा गया है, ये 2017 का CGPSC का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हेन द डायमीटर ऑफ द कोर एंड केबल इज डबल देन वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। सपोज ये आपका केबल है, इसका ये कंडक्टर है, उसका रेडियस आर है, ठीक है, और ये केबल का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी रेडियस है, वो आर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करेगा उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई ln कैपिटल R बाई स्मॉल आर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डायमीटर ऑफ द कोर एंड केबल इज डबल्ड, तो देखिए ये कोर हो गया और ये केबल का रेजिस्टेंस है। तो अगर इसका रेडियस r है, तो सपोज करिए इसका डायमीटर d है और इसका स्मॉल d है। तो अगर हम ऊपर नीचे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो हम डायमीटर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r ln कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर इसका डायमीटर कोर और केबल का दोनों का डबल कर दें, तो ये d से 2d हो जाएगा और ये स्मॉल d से 2d हो जाएगा। तो भी ये क्या रहेगा, स्मॉल d बाई d ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, और ये देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो c तो हमेशा वही रहा ना, डबल करने के बाद भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, स्टिल ये क्या रहा, कैपिटल D बाई स्मॉल d रहा। इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम कोर का डायमीटर और केबल का डायमीटर को डबल करते हैं, तो ये कैपेसिटेंस विल रिमेन्स अनचेंज होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द इंक्रीमेंटल कॉस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 2 यूनिट इन ए प्लांट आर 0.1 P1 प्लस 8 RS पर मेगावाट आवर, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट 2 गिवन है कि वो 0.15 प्लस P2 प्लस 3 RS पर मेगावाट आवर। when the when the total load is 100 megawatt, then optimum sharing of the load. So we know that for optimum sharing of load, their incremental cost should be same, IC1 equal to IC2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0.1 P1 प्लस 8 इक्वल टू 0.15 P2 प्लस 3।
तो यहाँ से देख लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये P1 माइनस 0.15 P2 इक्वल टू 3 माइनस 8 दैट इज माइनस 5। तो यहाँ से अगर बोथ साइड में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाई 10, देन इट विल बी P1 माइनस 1.5 P2 इक्वल टू माइनस 50। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। और देखिए टोटल लोड 100 दिया, दैट इज P1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 इक्वल टू 100 मेगावाट, इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से P1 से P1 कट गया और ये कितना आ जाएगा 2.5 P2 इक्वल टू माइनस 150। तो यहाँ से P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 150 बाई 2.5, हम इसको लिख सकते हैं 1500 बटे 25, 25 छका 150, 60। पीटी की वैल्यू कितनी आई, 60 मेगावाट आई। तो इस इक्वेशन 1 में P1 प्लस P2 इक्वल टू 100 है, तो आपका P1 कितना हो जाएगा 100 माइनस P2, दैट इज 100 माइनस 60, दैट इज 40 मेगावाट। इसका मतलब P1 की वैल्यू 40 और P2 की वैल्यू 60 मेगावाट आंसर होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 अल्टरनेटर ईच रेटेड 5 MVA। तो ईच अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी है, 5 MVA, 11 kV with 20% reactance आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन शॉर्ट सर्किट MVA। हम जानते हैं जो शॉर्ट सर्किट लेवल या MVA इसको बोलते हैं, वो होता है MVA बेस अपॉन एक्स इक्वलेंट। एज पर गिवन क्वेश्चन क्या है कि चार, ये सपोज एक बस है और इस बस से 4 अल्टरनेटर ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट एट बस बार, मतलब इस बस बार पे अगर फॉल्ट हो जाए तो कितना फॉल्ट MVA होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट हम बना लेंगे। ये 4 जनरेटर हो गए, ठीक है, और इस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ से हमको एक्स इक्विवेलेंट निकालना है। और 20% होने का मतलब है कि पर यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 0.2 हो गई। ठीक है, ये 0.2, ये 0.2, ये 0.2। तो जब हमको थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना होता है तो सारे वोल्टेज सोर्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो एक्स इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 0.2/4 हो जाएगा, दैट इज 2/4 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 0.05 पर यूनिट एक्स इक्विवेलेंट आ गया। तो इसलिए MVA फॉल्ट कितना हो जाएगा, दैट इज फॉल्ट लेवल इक्वल टू बेस MVA कितना दिया है 5 डिवाइडेड बाई 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻2 एक्स इक्विवेलेंट हो गया। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये कितना ऊपर जाएगा 10⁻2, दैट इज 100 MVA। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन ए पावर सिस्टम विद निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 0 है, निग्लिजिबल दिया क्वेश्चन में, फॉल्ट करंट एट ए पॉइंट इज 8 पर यूनिट। ठीक है, कोई पावर सिस्टम है जिसका रेजिस्टेंस क्या निग्लिजिबल है, बट किसी पॉइंट पे फॉल्ट की वैल्यू है 8 पर यूनिट। दी सीरीज रिएक्टेंस टू बी इंक्लूडेड एट द फॉल्ट पॉइंट टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट 5 पर यूनिट। तो देखिए कह रहा है कि एक पावर सिस्टम है और उस पावर सिस्टम का जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबल है, और एट द फॉल्ट पॉइंट, जिस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है उस समय शॉर्ट सर्किट करंट 8 एम्पियर है। अब क्या कर रहा है कि अगर फॉल्ट पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे फॉल्ट आया था उस पॉइंट पे हम एक सीरीज रिएक्टेंस कनेक्ट कर दें, तो उस समय जो फॉल्ट करंट लिमिट हो जाती है 8 से 5 एम्पियर पे। तो जो हमने कनेक्ट किया है सीरीज रिएक्टेंस, वो कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले केस में, केस 1 में क्या कह रहा है कि सपोज ये एक पावर सिस्टम है, ठीक है, और ये उसका फॉल्ट पॉइंट है, ये इसका फॉल्ट पॉइंट है। तो जब इस पे फॉल्ट आया तो यहाँ से उसने देखा कि इसमें जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू है 8 पर यूनिट, और सपोज करिए यहाँ से जो उसका एक्स इक्विवेलेंट है
वो x है, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है v पर यूनिट ड्यूरिंग द फॉल्ट या बिफोर द फॉल्ट, ये 1 पर यूनिट है। तो यहाँ से फॉल्ट, सपोज ये केस 1 में फॉल्ट करंट IF1 है, दैट इज 8 है, 1 अपान दैट इज v पर यूनिट डिवाइड बाई x इक्वलेंट, ठीक है। तो ये 1 बाई x हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई 8, दैट इज 0.125 पर यूनिट। क्या कह रहा है कि सेम पावर सिस्टम है, क्वेश्चन केस 2 में क्या कह रहा है कि अगर जो ये फॉल्ट पॉइंट है इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एक्शन रख दें, इसके कनेक्ट कर दें, तो जो फॉल्ट करंट IF2 फ्लो हो रही है वो अब हो रही है 5 पर यूनिट। तो जो ये एक्शन है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे पहले केस में इसकी x की वैल्यू यहाँ से ऑलरेडी हमने कितनी कैलकुलेट कर रखी है 1.125। तो यहाँ से ये x इक्वलेंट था, दैट इज ये x था। तो इसलिए अभी IF2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और इस फॉल्ट पॉइंट पे वोल्टेज हमेशा ये V पर यूनिट कितना होगा 1 वोल्ट होगा, तो 1 बाई x प्लस एक्स एन होगा, दैट इज ये कितना दिया है 5। तो यहाँ से x प्लस एक्स एन की वैल्यू 1 बाई 5 दैट इज 0.2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे देखिए 0.125 है, 0.125 बराबर, इसको माइनस कर लेंगे तो 0.2 माइनस 0.125, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया, ये सॉरी ये 5 हो गया, और ये 7, और ये 0.075 पर यूनिट होगा, ठीक है। तो देख लीजिए उस हिसाब से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 0.075 पर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि ए टू 20 kV 20 किलोमीटर लॉन्ग 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन हैज ABCD कांस्टेंट, इट्स करंट चार्जिंग से पर फेज इज, तो हमको चार्जिंग करंट बताना है, ठीक है। तो देखिए ये एक ABCD लाइन दी गई है, ठीक है। ये रिसीविंग एंड है या लोड एंड बोल लीजिए, और ये सेंडिंग एंड है, तो ये वोल्टेज VS है और सेंडिंग करंट IS है, ठीक है। तो देखिए जो चार्जिंग करंट हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा, वो चार्जिंग करंट हमेशा नो लोड करंट होती है। नो लोड मतलब हमेशा हम इसको नो लोड केस में करते हैं, मतलब अंडर नो लोड कंडीशन में जो सोर्स सप्लाई करता है करंट वही हमारी क्या होती है चार्जिंग करंट होती है। तो जब IR की वैल्यू 0 होगी तो ये जो IS होगा यही क्या होगा चार्जिंग करंट होगा। हम जानते हैं कि जो रिलेशन होती है इसमें ABCD पैरामीटर में VS बराबर होती है AVR प्लस BIR, और IS बराबर CVR प्लस DIR। तो एट नो लोड रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगी 0, लोड करंट जिसको बोलते हैं, और यही IS क्या हो जाएगा IS इक्वल टू आई चार्जिंग, यही हमसे पूछा है, इक्वल टू C इंटू VR प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ से आई चार्जिंग करंट निकाल लेंगे, C की वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये देखिए ABCD पैरामीटर में जो ये VS और VR होते हैं हमेशा ये फेज वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पे लाइन टू लाइन वोल्टेज 220 kV दिया है, इसको हम लिखेंगे 220 बटे √3, और kV में दिया तो ये कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है। तो और ये देखिए इसका एंगल C का 90 डिग्री दिया, तो उसको भी हम यहाँ पे 90 डिग्री लिख लेंगे। तो देखिए ये 0 और ये 10⁻3 10⁻4 हो जाएंगे, तो ये 10⁻⁻4 से कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 0.5 एंगल 90 इंटू 22/√3। तो यहाँ से 0.5 इंटू 22 करेंगे तो 110 होगा, और 1 प्लेस पे डेसिमल प्लेस कर देंगे और डिवाइड बाई √3 एंगल 90। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया है क्वेश्चन में, तो इसका मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड जो है मॉड आई चार्जिंग कितना आ जाएगा 11/√3 आ जाएगा। तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंसिडर ए लॉन्ग 2 वायर line composed of solid round conductor. The radius of both conductor is 0.25 centimeter.
तो देखिए दो कंडक्टर्स हैं सपोज, और कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज एल मीटर। तो यहाँ से दोनों का रेडियस 0.25 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 0.25 सेंटीमीटर का है, दोनों का रेडियस सेम है, और इनको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एल दिया है। ठीक है, तो कह रहा कि इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड, मतलब अब इस कंडक्टर को हमने यहाँ पे रख दिया, और तब इसको मतलब डबल करने के लिए ये डिस्टेंस हो गया अभी 2l। ठीक है, सेम कंडक्टर, ये दूसरा नंबर, ये कंडक्टर सपोज 1 है, ये 2 है, तो इस 2 वाले कंडक्टर को अभी यहाँ पे रख दिया सो दैट डिस्टेंस कितनी हो जाए, 2l हो जाए। तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, हम जानते हैं जो इंडक्टेंस होता है, अगर सपोज इस सिस्टम की बात करें कि दो कंडक्टर हैं और उनको l डिस्टेंस पे, या सपोज करिए d डिस्टेंस पे, d इक्वल टू ये l दिया है, तो इंडक्टेंस जो होता है वो होता है म्यू जीरो म्यू आर बाई म्यू आर बाई पाई एल एन कैपिटल D बाई आर डैश। तो ये D की वैल्यू L दिया है, तो यहाँ से म्यू जीरो म्यू आर बाई पाई L बाई आर डैश हो गया। तो सपोज करिए ये केस वन का इंडक्टेंस L1 था, अभी ये 2L हो गया। ठीक है, और आर हमें इसमें आर डैश की वैल्यू क्या होती है, 0.77 ऐसे कुछ वैल्यू होती है, 775 आर ऐसे कुछ इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में आर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इससे तो ये कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो दूसरे केस में जो L2 है वो कितना हो जाएगा, म्यू जीरो मी आर बाई पाई एल एन, अभी ये 2L हो गया डिवाइड बाई आर डैश। तो देखिए अगर इनका हम रेशियो लें L2 बाई L1, तो ये कितना आ जाएगा, एल एन 2L बाई आर डैश डिवाइड बाई एल एन एल बाई आर डैश। तो देखिए चूंकि ये लॉगरिथमिक रिलेशन है, तो ये L2 2L1 के तो बराबर नहीं होगा, बट ln 2L बाई R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ln L बाई R डैश, इसलिए L2 जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन L1 होगा, बट ये कभी भी डबल नहीं होगा ड्यू टू दिस लॉगरिथमेटिक रिलेशन। तो जो इंडक्टेंस होगा जब हम इसको लेंथ को डबल करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, बट ये कभी भी डबल नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कंसिडर द लॉसी ट्रांसमिशन लाइन विद V1 V2 आर द सेंडिंग एंड रिसीविंग वोल्टेज। कह रहे हैं ये एक लॉसी ट्रांसमिशन लाइन है जिसका सेंडिंग एंड वोल्टेज V1 है और रिसीविंग एंड वोल्टेज VT है, जिसका इम्पीडेंस Z है और इसका रिएक्टेंस X है। ठीक है, सीरीज रिएक्टेंस। दी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन विल बी। अब देखिए ये V1 बाई वी एक्स ग्रेटर देन V1 बाई वी एक्स, लेस देन V1 बाई V2 बाई एक्स, इक्वल टू V1 V2 बाई एक्स, V1 V2 बाई Z। अब देखिए ये जो V1 बाई V1 V2 बाई एक्स है, ये होती है लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की स्टेडी स्टेट लिमिट। दैट इज अगर हम रेजिस्टेंस को जीरो माने और केवल हम रिएक्टेंस को कंसिडर करें, तो उस समय जो स्टेडी स्टेट लिमिट होती है वो होती है V1 V2 बाई एक्स। और अगर हम लॉसलेस अगर इम्पिडेंस जेड कंसिडर करें लॉसी लाइन को, तो उस समय जो पावर होती है वो होती है V1 V2 बाई जेड कॉस थीटा जेड माइनस डेल्टा माइनस V2 स्क्वायर बाई जेड कॉस थीटा जेड। और हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए पी मैक्स के लिए जो थीटा जेड की वैल्यू वो डेल्टा के बराबर होनी चाहिए, दैट इज V1 V2 बाई जेड थीटा जेड इक्वल टू डेल्टा फॉर पी मैक्स। तो ये हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर बाई जेड, और कॉस थीटा जेड क्या हो जाएगा, आर बाई जेड। तो यहाँ पे देखिए, तो एक तो यहाँ पे माइनस टर्म आ रहा है, ठीक है, तो उससे तो ये वैल्यू इससे कम होगी, और दूसरी बात ये z मॉड z इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और ये हमेशा इस x से मॉड x से ज्यादा होगा। इसलिए जो ये लॉसी लाइन है, लॉसी लाइन की फ्री स्टेट लिमिट है पी लॉसी ऑलवेज लेस देन ये p विदाउट विदाउट लॉस। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होगा, P loss steady state limit of the lossy line with impedance Z is always less than P steady state limit of without loss, that is V1 V2 by X होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका क्या होगा,
बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और अभी करेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था उसी तरह के मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।